So let's start with the coordination compound chapter. Regarding the coordination compounds, they are different from the normal compounds. Normal compounds में हम देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट जितनी उसकी वैलेंसी होती है ना उतने बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो एलिमेंट है वो अपनी चादर से बाहर पैर पसारता है, मतलब जितनी उसकी नॉर्मल वैलेंसी है उससे ज्यादा बॉन्ड बनाता है वो। अब क्या होते हैं ये कंपाउंड? ये नेचुरल भी होते हैं, लैब में भी सिंथेसाइज होते हैं। लैब में सबसे पहले वर्नर ने सिंथेसाइज किए थे एंड ही वाज अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज फॉर हिज थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को मैं थोड़ा से पहले आपको एक दो नाम लिखती हूँ जिससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। आपने हीमोग्लोबिन सुना है? Yes, ma'am. हीमोग्लोबिन इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को शॉर्ट में सीसी लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन, ये आयरन का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। या आपने क्लोरोफिल सुना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये जो क्लोरोफिल है, दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। इसके बाद आप लोगों ने, यू माइट हैव हर्ड ऑफ द विटामिन B12, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ द कोबाल्ट। तो इतने सारे जब कंपाउंड आपको लैब में मिलते थे, सॉरी, इतने सारे कंपाउंड नेचर में मिलते थे, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा सोच रहे थे कि क्यों ना इनको बनाया जाए लैब में। तो नाउ अडेज जितनी भी केमिस्ट्री की मैक्सिमम रिसर्चेस हैं उनमें ये एक्सट्रीमली कॉमन, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, वाइड स्प्रेड टॉपिक है। बहुत सारा काम हो रहा है इस पे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिस्प्ले करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज। कलर हो गया, एलॉय फॉर्मेशन हो गया, आपका कलर्ड कंपाउंड्स, ट्रांजिशन वाले इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जो भी है, कैटलिस्ट। तो ये काफी सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करते हैं। तो लेट मी टेल यू द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे ऐसा लिखा गया, पहली बात तो इनको बनाने के लिए, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा वी आर यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हमारे पास कोई मेटल होती है, ये मेटल है। अब इसके साथ हमारे पास कुछ ब्रैकेट में स्पीशीज लगी होती हैं जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफाइल बोलते थे, और यहाँ पे हम इसे लीगेंड बोलेंगे। और उनका कुछ नंबर होता है, जैसे 6 इसके साथ है। ये चार्ज भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है, ठीक है। कोई भी चार्ज नहीं भी हो सकता और चार्ज हो भी सकता है। तो ऐसे स्पीशीज जो आपके पास हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होती है। इस वाली का मैं आंसर लिख देती हूँ, ये Cl3 होता है, तो ये न्यूट्रल है क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस पे मतलब +3 आ जाएगा, इस पे -3 आ जाएगा, चलो वो बात की डिस्कशन है। अब इसमें ये जो सबसे पहले प्रेजेंट होता है ना मेटल, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन। सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन। इसे सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन क्यों बोलते हैं? क्योंकि कभी कभी ये न्यूट्रल भी होता है और बहुत से टाइम पे ये चार्ज्ड भी होता है। और ये जो अमोनिया दिए हुए हैं यहाँ पे, ये होते हैं यहाँ पे लीगेंड। और Cn होता है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर। दिस इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर विच इज अ Cn, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिजाइन होता है। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि पहले थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करें। ओके शुभम, इट्स ओके। मैंने भी आपको काफी क्लासेस से नहीं देखा है। Cl3 कहाँ से आया? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना बनाया आया है, तो मैं कोई पेपर में इसको याद करके नहीं जाना है कि कहाँ से आया, ऐसे बनता है। ऐसे तो मैं ये भी बोलूंगी तुम्हें कि कोबाल्ट कहाँ से आया, अमोनिया कहाँ से आया, 6 कहाँ से आया,
स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ से आया? दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. दिस इज अ वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स दैट इज फाउंड इन द नेचर. ये वाला जो है आपके पास, ये डायरेक्टली लिंक्ड होता है इसके साथ. ये फ्रेंड के फ्रेंड है. क्लोरीन थोड़ा दूर होता है इससे, क्योंकि यहाँ पे +3 चार्ज होता है, यहाँ पे -3 चार्ज होता है, तो यहाँ पे कुछ फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन होती हैं. तो ये आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टेबलाइज करने में हेल्प करती हैं. अब ये तो अभी मैंने सिर्फ नाम ही लिखा है, सिर्फ यही बताया कि क्या होता है. लेट्स डिस्कस कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बने कैसे थे, हुआ क्या, वगैरह वगैरह. तो सबसे पहले इस चैप्टर में आती है वर्नर्स थ्योरी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. क्योंकि इनकी बॉन्डिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं. तो वर्नर्स थ्योरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या वर्नर्स थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इसको हम बोल सकते हैं. तो एल्फ्रेड वर्नर इज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट. दिस इज अ अवार्ड विनिंग नोबेल प्राइज विनर थ्योरी. एल्फ्रेड वर्नर इज अ कंप्लीट नेम. So let's see the postulates of this theory first. हाँ जी, क्या बताते हैं postulate इस theory के? बेटा मैंने पीछे भी बताया था, डी ब्लॉक के एलिमेंट को सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं. सेंट्रल मेटल एटम exhibit two types of valencies. Two types of the valencies. Primary valency and the secondary valency. सेंट्रल मेटल एटम की दो तरह की वैलेंसी होती है. एक को प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं और एक को सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं. ये बिल्कुल डिफरेंट है नॉर्मल कंपाउंड से. अगर मैं आपको पूछूं सोडियम की वैलेंसी कितनी है, तुम झट से बोल दोगे 1. तुम इसमें ये थोड़ा बोलोगे कि इसकी दो तरह की वैलेंसी होती है, इसमें मैं कुछ और भी दे सकता हूँ. तो ऐसे नहीं होता. तो सेंट्रल मेटल एटम हमेशा अलग अलग तरह की, दो तरह की वैलेंसी रखते हैं. नॉर्मल कंपाउंड्स में हर कोई एलिमेंट एक ही वैलेंसी रखता है, जो कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंडेंट होती है. तो सबसे पहले आ गया कि सेंट्रल मेटल एटम एग्जिबिट द टू टाइप ऑफ द वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी. अब इसमें किसका क्या मतलब है? द प्राइमरी वैलेंसी represent the oxidation state. OX का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट. प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम. ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम मतलब सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जितना चार्ज है ना, वो प्राइमरी वैलेंसी है. जैसे मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिखा था पीछे, CONH3 6 और Cl3. अगर आप इस पे चार्ज कैलकुलेट करोगे तो ये X है. 6 इंटू अमोनिया, सबको पता है अमोनिया न्यूट्रल होता है. 3 इंटू Cl पे -1 होगा, दिस इज 0. तो X कम्स आउट टू बी +3. तो कोबाल्ट इज अ +3 ओवर हेयर. तो कहने का ये मतलब हुआ कि जो आपके पास कोबाल्ट है उस पे +3 चार्ज है. ठीक है, इट इज एग्जिबिटिंग द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो जितनी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतने ही बाहर हम क्लोरीन लगाएंगे, क्योंकि +3 को बैलेंस आउट करने के लिए -3 लगाना पड़ेगा ना. तो इस चीज को हम बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी. दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी वैलेंसी. और प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे क्या है? 3Cl नेगेटिव है. दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी वैलेंसी. ठीक है. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. द सेकेंडरी वैलेंसी of the coordination, yeah, of the central metal atom represent the coordination number. Represent the coordination number.
अब इसी कॉम्प्लेक्स को फिर से उठा लो, CONH3 6 और Cl3। अब इसमें ये 3Cl नेगेटिव, तो आपके पास प्राइमरी वैलेंसी आ गया। तो इसमें जो 6 अमोनिया है, इसमें से जो 6 नंबर है, ये इसकी कौन सी वैलेंसी है? कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी है। ठीक है, ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंडरी वैलेंसी को क्यों सेटिस्फाई कर रहा है? क्योंकि हाँ, एक बात और, जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगी, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो सिर्फ चार्ज को बैलेंस कर। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो है नहीं मिलता, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज द एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग कि कितनी स्पीशीज इसके साथ डायरेक्टली ज्वाइंट है। वो पीछे तो हमने लिया ही नहीं 6 का। कहाँ नहीं 6 को लिया पीछे? ये 6 लिखा तो है, मैंने कौन सा नया लिखा है? दिस इज अ 6 वेयर वी हैव नॉट रिटन। आप कह रहे हो पीछे तो हमने 6 को लिया ही नहीं, तो 6 लिखा तो हुआ है, वही तो लिखा है आगे भी। आई डोंट नो व्हाट यू आर आस्किंग। यहाँ पे भी 6 है, पीछे भी 6 है, कहाँ नहीं लिया मैंने? अब मैं प्राइमरी वैलेंसी में 6 को थोड़ा ना कंसिडर करूंगी। जब मैं बोल रही हूँ कि ये सेकेंडरी वैलेंसी है, तो आई विल कंसिडर द सेकेंडरी वैलेंसी ओनली ना। और सेकेंडरी वैलेंसीज में जितने आयन हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमेशा कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर होंगे। आपने देखा नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर आप 50 स्टूडेंट्स के साथ बैठे हो, तो कोई भी चीज बिना श्योर होए क्लास को डिस्टर्ब मत करो। You are not sitting alone and studying alone. 50 students are getting disturbed due to your one wrong comment. तो थोड़ा सा क्लास में अटेंटिव रहोगे, सब समझ आएगा, अदरवाइज सबका टाइम वेस्ट होता है। तो 6 ammonia are representing the secondary valencies. These are the species that are directly linked to the cobalt. मैंने बोला ना, ये तुम्हारे फ्रेंड, ये फ्रेंड के फ्रेंड, मतलब ये तुम्हारे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं बेटे। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी वैलेंसी। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि प्राइमरी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करेगा? ये तो समझ में आ गया, जो बाहर है वो प्राइमरी वैलेंसी है, जो अंदर है वो सेकेंडरी वैलेंसी। और प्राइमरी होती है आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकेंडरी होती है आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट पॉइंट वो कहता है कि द प्राइमरी वैलेंसीज, प्राइमरी को 1 डिग्री भी लिख सकते हैं, द प्राइमरी वैलेंसीज are satisfied by the negatively charged ions, यानी कि anions है ना। Whereas बाहर जो भी स्पीशीज होगी, आप ये समझो ना, इस पे हमेशा +3 होगा, तो +3 को सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा माइनस ही चाहिए, तो वो तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज ही सेटिस्फाई करेंगी प्राइमरी वैलेंसी को। जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी है, उसका कोई चार्ज से लेना देना नहीं है कि वो उसको इसको बैलेंस करना है। तो वो आपके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और एनायन भी हो सकते हैं। कैटायन बहुत रेयर होता है, ना के बराबर। और ये आपके पास कंडीशंस क्या है कि उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसको देने के लिए। ठीक है, वेयर एज द सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय either negatively charged ions or the neutral molecules। तो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए या तो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और प्राइमरी के लिए सिर्फ एनायंस होते हैं। 5th पॉइंट है, मैम एक मिनट प्रीवियस स्लाइड करेंगे। यस मैम, हो गया, थैंक यू। ठीक, द प्राइमरी वैलेंसीज
आर नॉन डायरेक्शनल। प्राइमरी वैलेंसीज की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, दे आर नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, मतलब उनका कोई लेना देना नहीं होता है डायरेक्शन से। वेयर एज द सेकेंडरी वैलेंसीज are directed in the space in the fixed direction वैसे मैंने डायरेक्टेड लिख दिया तो अंडरस्टूड ही था। in the fixed direction and give the definite geometry to the compound and give the definite geometry to the compound। और ये कंपाउंड को एक डेफिनेट ज्योमेट्री देते हैं। ठीक है, तो याद रखना है इस बात को कि प्राइमरी वैलेंसी का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो बाहर है, वो स्पेस में कहीं भी हो सकती हैं। और जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं वो कंपाउंड को एक फिक्स्ड ज्योमेट्री देती हैं। ठीक है, उसका डायरेक्शन से लेना देना होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होगा उसके हिसाब से आप ज्योमेट्री डिसाइड करोगे। ठीक है, 6th पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये। द प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल। पानी में डालोगे तो उनके आयन बन जाएंगे। आप ये मान लिया करो कि स्क्वायर ब्रैकेट एक प्रोटेक्टिंग कवर होती है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी स्पीशीज हैं वो कभी भी टूटते फूटते नहीं है, वो आपके पास क्या रहेंगे, हमेशा सेफ ही रहेंगे। द प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल whereas the secondary valencies are non-ionizable। प्राइमरी वैलेंसीज आयनाइजेबल होती हैं और सेकेंडरी वैलेंसीज नॉन आयनाइजेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल इस वाले को कोबाल्ट, हेक्साएमीन और Cl3, इसको मैं पानी में डालूंगी तो बेटे बाहर वाले के आयन बन जाएंगे, अंदर वाला ऐसे ही रहेगा। अब आप देखो ना कि इसमें कितने आयन बने, 3Cl नेगेटिव बाहर आ गया, तो ऑब्वियसली 3 नेगेटिव चार्ज है तो इसमें प्लस होगा। तो इसमें 3 आयन नहीं है, 4 आयन्स बनेंगे, 3 आयन ये और 1 आयन ये। ठीक है, ये 3 आयन नहीं है, ये तो 1 आयन है ना, एक पे ही 3 प्लस चार्ज है, तो 4 आयन्स बन जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो सेकेंडरी वैलेंसीज है वो हमें नहीं मिली, वो अंदर ही रही, और जो प्राइमरी वैलेंसी थी वो टूट गई। Yes, sir. तो ये आपके पास 6 पोस्टुलेट थे वर्नर्स थ्योरी के, और वर्नर ने कुछ कंपाउंड लैब में बनाए थे जिसकी ही एग्जांपल मैंने ली है, और उसको इस थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो अभी हम करेंगे जस्टिफिकेशन फॉर द थ्योरी। जस्टिफिकेशन से भी पहले ना एक्सपेरिमेंटल वर्क देख लेते हैं इसका। मैम प्रीवियस स्लाइड करना मैम। डन मैम। इसका मतलब है कि जब आप किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हो तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो टूट जाएगी, आयनाइज हो जाएगी, और सेकेंडरी वैलेंसी अलग अलग नहीं होगी। मैंने अमोनिया कोबाल्ट को अलग अलग नहीं लिखा, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही रहे। 3Cl था तो 3Cl नेगेटिव पे -3 चार्ज होगा, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे +3 चार्ज होगा, तो 3 आयन ये हो गए, 1 आयन ये हो गया, 4 आयन हो गए टोटल। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल वर्क। एक्सपेरिमेंटल वर्क क्या था, उसने कैसे काम किया था, दिस एंड दैट, उसको जस्टिफाई करने के लिए आप सबसे पहले देखो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोई जादू नहीं है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेबल कंपाउंड है उन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपके पास बनते हैं। एक मैं बोलूँगी फिक्स्ड रेशियो लेनी पड़ती है, तब आपके पास बनते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे उसने सबसे पहले क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड ले लिया, सबको पता है कोबाल्ट क्लोराइड एक कंपाउंड है ना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
उसके साथ 6 अमोनिया ले लिए, 1:6 रेशो में दोनों को मिक्स किया। तो जब मिक्स किया तो ये बन गया CO NH3 6 और Cl3। ये कंपाउंड आपके पास फॉर्म हो गया और ये आपका क्या था, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था। अब इस कंपाउंड को अगर थोड़ा सा एनालाइज किया जाए तो इस कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 1 मैम जिसको अभी भी 1 दिख रहा है तो मैं कुछ कह नहीं सकती उन बच्चों को। 3 है। 3 3 है जी, 1 कहाँ पे है? प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे 3 है, 3 Cl नेगेटिव है, तो नंबर 3 है सेटिस्फाइड बाय Cl नेगेटिव। यस मैम। सेटिस्फाइड बाय द Cl नेगेटिव आएगा। और है 3 है। अब इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6 मैम 6 6। और मैम सेटिस्फाई 6 कौन कर रहा है इसको? मैम NH3 अमोनिया। तो जब इसकी स्ट्रक्चर बनाई जाएगी तो इस बात का बहुत खास ख्याल रखा जाएगा कि जो तो सेकेंडरी वैलेंसी है उसकी तो एक फिक्स्ड ज्योमेट्री होती है, और जब हम देखते हैं कि 6 है इसमें सेकेंडरी वैलेंसी, तो सेकेंडरी वैलेंसी के लिए 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो आप एक ऑक्टाहेड्रल पैटर्न में, ये VBT आएगा आगे टॉपिक जिससे आपको रिलेशनशिप भी पता लगेगा कि किस कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या ज्योमेट्री मिलती है। तो आपके पास ऐसे 6 अमोनिया इसमें लग जाएंगे, ठीक है। अब इसमें यस मैम। बारी आती है क्लोरीन की। क्लोरीन नॉन डायरेक्शनल है, कहीं पे भी तुम लिख लो, जहां पे मैंने लिखता है तुम उससे अलग भी लिख सकते हो, इनका कोई ऐसा नहीं है, ये सिर्फ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, कहीं पे भी हो सकते हैं और ये ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। तो ये इसका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग है और ये एक फिक्स रेशियो में लेके उसने इनको देखा तो ये बन गया ऐसा कॉम्प्लेक्स। तो कोबाल्ट क्लोराइड भी सबको पता है कि पहले जिंदगी में एग्जिस्ट करता है, अमोनिया भी पहले से ही एग्जिस्ट करता है लाइफ में। तो इसका मतलब है कि एक स्टेबल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपाउंड को भी अगर आप कंबाइन करें तब भी कुछ ना कुछ नया कंपाउंड निकल आता है। Second compound that he designed in the lab is a cobalt chloride again and the 5 molecules of ammonia. 5 molecule ammonia उसका लिखने का मतलब है कि 1:5 रेशियो में उसने इनको कंबाइन किया। तो 1:5 रेशियो में कंबाइन किया तो बेटा क्या बनेगा, देखो 5 अमोनिया है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो 1 क्लोरीन अंदर रह जाएगा और 2 क्लोरीन बाहर निकल जाएंगे। अब ये मुझे कैसे पता लगा कि 1 क्लोरीन अंदर है 2 क्लोरीन बाहर है, इसके लिए मैं आपको जस्टिफिकेशन दूंगी ऑफ दिस थ्योरी, जिससे ये भी क्लियर हो जाएगा। तो उसने अभी प्रपोज कर दिया कि ये कॉम्प्लेक्स ऐसा बनता है जिसमें ये तो इसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, ये इसके फ्रेंड के फ्रेंड है, थोड़े दूर है, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? अभी भी सेकेंडरी वैलेंसी मैम 6 ही है। क्या है? मैम 5 NH3 and 1 chlorine NH3 और 1 and क्लोरीन 1 chlorine and 1 chlorine। इसको Yes क्लोरीन मैम। बोलना है, इसको क्लोराइड बोलना है क्योंकि ये नेगेटिव है ना। और Yes, प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 2 मैम 2 यही गलती यहाँ पे सब बच्चे करते हैं। मैंने प्राइमरी वैलेंसी की डेफिनेशन ये नहीं दी कि जो बाहर होता है, मैंने प्राइमरी वैलेंसी की डेफिनेशन ये दी है कि जितना चार्ज होता है। अब चार्ज अभी इस पे प्लस है तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी अभी भी 3 ही है, plus 3 yes ma'am. तो दैट इज सेटिस्फाइड बाय द 3 Cl नेगेटिव। तो अब बोलोगे कि मैम इसमें भी ले लिया इसमें भी, यस। इस क्वेश्चन में स्टार पॉइंट क्या है कि 1 नेगेटिव 1 Cl नेगेटिव जो है वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज सेटिस्फाइंग बोथ, चार्ज को भी बैलेंस कर रहा है और अंदर भी है, ठीक है ना। चार्ज को बैलेंस कर रहा है इसलिए प्राइमरी सेटिस्फाई करेगा, अंदर भी है तो सेकेंडरी होगा। 1 Cl नेगेटिव सेटिस्फाइंग बोथ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी बैलेंस। ये बस इस क्वेश्चन में ट्विस्ट था। तो जब हम इसको बनाते हैं तो एक के साथ हमें डबल लाइन लगानी पड़ती है। डबल लाइन का मतलब डॉटेड लाइन और सिंबल लाइन, सिंगल लाइन, नॉर्मल लाइन, उसका मतलब है कि ये प्राइमरी भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी भी। तो 5 अमोनिया वी पीपल कैन प्रिंट ओवर हेयर। और किसी भी एक रैंडम प्लेस पे आप Cl लिख सकते हो और Cl के साथ आप डबल लाइन लगाओगे।
मतलब ये प्राइमरी भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी भी। बाकी जो दो हैं वो ओनली प्राइमरी सेटिस्फाई करते हैं, और ये क्वेश्चन नीट में पेपर में आ भी चुका है। ठीक है, जेई में नहीं आया हुआ, नीट में आया हुआ, बट फिर भी डिस्कशन कर दिया है कि कितने कितनी कौन कौन सी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बच्चे वहां पे दो लिख के आए थे प्राइमरी वैलेंसी, और वो गलत था आंसर। तो प्राइमरी वैलेंसी के सारे कॉम्प्लेक्सेस में आपको इस तरीके से डिसाइड करनी है कि जो चार्ज जितना है, ना कि अंदर बाहर। अंदर बाहर तो हमारा एक गेस है कि वो बाहर लगे होते हैं आयन, बट अदरवाइज तो जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिंदगी में पैदा हुआ है तो वो कोई अपने साथ ब्रैकेट लेके थोड़ा पैदा हुआ है। ठीक है ना, उसको तो मतलब आपको लिखने का ढंग है, ये कॉपी पे ऐसे लिखते हैं। थर्ड कॉम्प्लेक्स इज COCl3 plus 4 molecules of ammonia। जब इसको कंबाइन किया गया तो CO NH3 4 Cl2 and 1 Cl, ये कॉम्प्लेक्स बन के आया। इसमें भी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? मैम 6। ये कौन कौन करता है? Satisfied by 4 4 NH3 ammonia and 2 and 2 Cl2 chloride. 2 chloride. 4 NH3 and 2 Cl2. Chloride. प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? मैम Ma'am, 3 3. कौन सेटिस्फाई करता है इनको? 3 Cl. 3 chlorine negative मतलब chlorine. डिवाइड बाय द 3 Cl नेगेटिव, और स्टार्ट पॉइंट क्या है कि 2 मैम मैम जो जो 2 Cl2 है 2 वो नेगेटिव से दोनों को वो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी प्राइमरी एंड एंड सेकेंडरी सेकेंडरी। satisfying both 1 degree and 2 degree वैलेंसी. valencies, and when you draw तो आपके पास 4 तो अमोनिया लगाने हैं। मैम हम 2 मैम 2 डॉट क्लोरीन के साथ डबल लाइन लगानी है, एक सिंगल मतलब डॉटेड एक लाइंस और. होंगी। यस मैम. एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसका मतलब ये हो गया तो 2 Cl नेगेटिव हो गया। अब कितने Cl बचे हमारे पास? मैम हमें सिंगल Cl बचा है एक, वो कहीं भी लगा सकते हैं उसकी डायरेक्शन. अब ये 3 कॉम्प्लेक्स उसने बनाए थे। थेरेटिकली देखो, ये एनसीईआरटी नहीं बताती है, थेरेटिकली आपको चौथे कॉम्प्लेक्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है। मैम जो जैसे COCl3 और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया जब हम लिखते हैं तो आपके पास बनता है CONH3 थ्राइस और Cl3, ऐसा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जिसकी आप हाइपोथेटिकल है ये कॉम्प्लेक्स, हाइपोथेटिकल। ठीक है, एक्चुअली नॉट फॉर्म्ड इन द लैब, नॉट फॉर्म्ड इन द लैब। कैन एनीबॉडी टेल कि ये क्यों नहीं लैब में फॉर्म हुआ? क्योंकि मैम इसमें प्राइमरी वैलेंसी नहीं है. हाँ, प्राइमरी नहीं है इसलिए, मतलब क्यों नहीं फॉर्म हुआ वो तो बताओ ना। वो तो ठीक है कि आपको नहीं दिख रहा बाहर कुछ, पर आप इसको ऐसे तो समझ के चलो ना कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, या कोई भी जिंदगी में कंपाउंड कब फॉर्म होता है? कोई भी कंपाउंड जिंदगी में तब फॉर्म होता है जब उसके पास कोई ना कोई एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, फॉर्मेशन पे अगर उसमें एनर्जी रिलीज नहीं हुई तो उसकी स्टेबिलिटी का कारण क्या है? अब यहाँ पे पिछले कॉम्प्लेक्स में देखो, यहाँ पे +1 था, यहाँ पे -1 था। उससे पिछले कॉम्प्लेक्स में देखो, यहाँ पे +2 था, यहाँ पे -2 था। उससे पिछले कॉम्प्लेक्स में देखो, +3 था तो -3 था। तो इसका मतलब है कुछ फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन थी उसमें, तो फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन के कारण एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे तो आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है, यस नो मैम. तो आयनिक बॉन्ड। ठीक है, या नो आयनिक फोर्सेस, तो इसका मतलब है नो एनर्जी इज रिलीज्ड।
Yes. लो एनर्जी इज रिलीज, मतलब आपका कंपाउंड जिंदगी में हाई एनर्जी का, और हाई एनर्जी वाले थोड़ा बनते हैं, तो इसका मतलब है नॉट स्टेबल। वो जो स्टेबल होना चाहिए था कॉम्प्लेक्स एनर्जी रिलीज होने से, वो नहीं हुआ, तो दिस इज नॉट अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट फॉर्म्ड इन द लैब। बाकी थ्योरेटिकली इसका क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वहां पे तुमने ये नहीं कहना कि हमसे क्यों पूछा है, ये तो बनता नहीं। थ्योरेटिकली वो कुछ भी पूछ सकता है। अब इस क्वेश्चन में प्राइमरी वैलेंसीज कितनी है? मैम 3 लिखेंगे इसमें भी, सेकेंडरी वैलेंसीज भी इसमें 6 लिखेंगे, 6. और ये सेटिस्फाइड बाय क्या आएगा? Cl 3Cl नेगेटिव। ये सेटिस्फाइड बाय आएगा 3 NH 3 NH3 3NH3 and 3 chloride ions. 3Cl नेगेटिव एंड 3NH3। और Yes, स्टार ma'am. पॉइंट क्या आएगा? मैम जो मैम जो 3 तीनों क्लोरीन्स होंगे वो satisfied नॉन both डायरेक्शनल, वो primary डायरेक्शनल and होंगे. secondary valency 3Cl और negative secondary satisfying valency show both कर रहे हैं. 1 degree and the 2 degree valencies. And when you people have to draw, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा अमोनिया, 3 जगह पे कोई सी भी लिख दो, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा Cl। जहाँ पे तुमने Cl लिखा है वहां पे डबल लाइन। ठीक है, बाकी ये हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स है। तो ये Yes, उसने ma'am. थियरी दी थी, ये उसने काम किया था। उसके बाद है आपके पास जस्टिफिकेशन ऑफ द थियरी। पिछली स्लाइड, जस्टिफिकेशन ऑफ द थियरी, या आप इसको बोल सकते हो एविडेंसेस इन द सपोर्ट ऑफ थियरी। एविडेंसेस इन द सपोर्ट ऑफ थियरी। इस थियरी की सपोर्ट में एविडेंस क्या क्या है? पहला एविडेंस है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस। रिगार्डिंग द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस क्या है? देखो, अगर पहले वाला कॉम्प्लेक्स की बात करें, जैसे अब पहले वाले कॉम्प्लेक्स की बात करें तो CONH36Cl3, इसको जब आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करते हो, तो इसमें हमें कैसे पता लगा कि कितने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये इसका क्वेश्चन भी आता है कि कितने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाहर Cl है और कितने उसके अंदर है, मतलब हाउ वी गेट टू नो, हमें कैसे पता कि 3 बाहर लिखना है या 3 अंदर लिखना है? बट हुआ क्या कि इसको 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया गया। जब इसको 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करते हैं, तो आपके पास आंसर क्या आता है? CONH363 और साथ में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ AgCl के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, और 3 नाइट्रेट के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। अब आप ये देखो कि ये पीपीटी है, प्रेसिपिटेट है, तो जो प्रेसिपिटेट थे उनका वेट किया गया, उनका वेट करके पता लगाया गया कि इसमें 3 मोल AgCl रिलीज होता है। तो 3 मोल AgCl रिलीज होता है, तो ये 3 Cl कहाँ से आए होंगे? बाहर वाले हैं। तो इससे आइडिया लगा कि ये आपके पास 3 Cl बाहर थे। दिस इज अ मतलब प्रूफ, दिस इज अ एविडेंस कि इसने जो बोला था कि 3 Cl डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, और वो बोला था ना इसने अपनी थ्योरी में कि 4 आयंस बनेंगे, है ना? Yes, ma'am. तो अब यहाँ पे कितने आयंस बनते हैं इसके? चलो वो अगले उसमें कर देंगे। तो इसमें ये बाहर थे, तभी तो आपके पास 3 Cl के कॉरेस्पॉन्डिंग पीपीटी आए। तो दैट क्लियरली जस्टिफाइड, या ऐसा भी क्वेश्चन इसका आता है कि इसमें कितने मॉलिक्यूल सिल्वर नाइट्रेट के लगेंगे। तो हियर इट विल नीड अ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट पहले कॉम्प्लेक्स में।
सेकेंड कॉम्प्लेक्स, हाँ एक बात और, 3+3- देख के नाइट्रेट को इसके साथ नहीं बना देना, जरूरी नहीं होता कभी भी प्लस माइनस है तो बॉन्ड बनाना ही है। हमारी हैबिट है कहीं भी प्लस माइनस दिखा तो बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड ऐसे नहीं बनता। तो लैटिस एनर्जी बहुत बड़ा फैक्टर होती है, अगर फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन है, बहुत सारे फैक्टर हैं, साइज है, ये है वो है, तो आपके पास बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे नाइट्रेट और ये पानी में अलग अलग ही रहते हैं, ये कंबाइन नहीं करने हैं। सेकेंड है CO, NH3 5Cl और Cl2। इसको हमने देखा तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट आता है। तो जब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट आता है तो ये कैसे जाएगा, दिस इज CO NH3 5Cl, तो यहाँ पे 2+ आ जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AgCl के कोरस्पॉन्डिंग प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO3। NO3 नेगेटिव। तो ये आपके पास सेकेंड आ जाएगा आंसर बी। सी है CONH3 4Cl2 और Cl, ऐसे वाले कॉम्प्लेक्स में एक मॉलिक्यूल सिल्वर नाइट्रेट का यूज होगा। तो CONH3 4Cl2 प्लस 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ AgCl के कोरस्पॉन्डिंग प्रेसिपिटेट बनेंगे और 1 नाइट्रेट बाहर आ जाएगा। दैट क्लियरली, और इन सबके कलर भी अलग अलग हैं, एनसीईआरटी में एक टेबल बना के कलर भी लिखा हुआ है। अब कलर अलग अलग क्यों है, डिफरेंट डिफरेंट आयंस हैं, ये सारे डिफरेंट आयंस है, डिफरेंट आयंस होंगे, डिफरेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो डिफरेंट कलर आएगा। तो इनके उसने कलर भी दिए हुए हैं, तो ये सारी चीजें प्रूव करती है कि जो उसने कहा था सही है। डिफरेंट आयन तभी फॉर्म होते हैं ना जब Cl अंदर बाहर अलग अलग। यस मैम। वाला हाइपोथेटिकल वाला मैं लिख देती हूँ कि उसमें तो एक भी मॉलिक्यूल नहीं यूज हुआ था सिल्वर नाइट्रेट का। इसमें नो पीपीटी। तो ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन जिसमें हमें यहाँ पे 2-3 के कॉरस्पॉन्डिंग वेट मिला, 2 AgCl के कॉरस्पॉन्डिंग वेट मिला, 1 AgCl के कॉरस्पॉन्डिंग वेट मिला, और यहाँ पे AgCl मिला ही नहीं। तो ये क्लियरली जस्टिफाई करता है, क्लियरली शो करता है कि जो आपका वर्णन ने अपनी थ्योरी में कहा था दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस इज अ फर्स्ट जस्टिफिकेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस। The second is a cryoscopic measurements. क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट्स नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि मैं सॉल्यूशन चैप्टर की बात कर रही हूँ। सॉल्यूशन चैप्टर वैसे मैंने आपको नहीं पढ़ाया है बट फिर भी आप जानते होंगे सारा। तो क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट में जो कैलकुलेशन होती है दैट इज डेल्टा TF, and delta TF everybody knows this is a CP, colligative property. And colligative property is directly proportional to depending upon the number of particles पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसको डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। अब क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट की गई सारे कॉम्प्लेक्सेस के लिए डेल्टा TF की। तो जो पहले वाला कॉम्प्लेक्स था CONH3 6Cl3, इस वाले कॉम्प्लेक्स में जब हमने ऐड किया या इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए डेल्टा TF मेजर किया तो आप देखो ना ये क्या देता है, ये देता है CONH3 6 3+ और 3Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने मिल रही हैं आपको, नंबर ऑफ आयंस 4 मिल रहे हैं। सेकेंड लिया आपने NH3 6 NH3 5Cl और Cl2, इस वाले कॉम्प्लेक्स में CO NH3 5Cl 2+ और 2Cl नेगेटिव। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ आयंस जो आपको मिल रहे हैं ये मिल रहे हैं 3 आयंस, ठीक है। इस वाले में नंबर ऑफ आयंस कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। और लास्ट वाले में तो मैं 1 ही लिख देती हूँ क्योंकि पानी के ही आयन है बस। 1 या नो आयन,
ठीक है, पानी में घुलेगा तो भी 2 हो जाएंगे ना, प्लस और OH माइनस, और वो भी नहीं बन रहा है इसमें। अब क्वेश्चन ये है कि 3 आयंस कैसे मिले। अरे किसको नहीं पता लगा 3 आयंस कैसे मिले। 2 और 1 3 भाई, 3 और 1 4, 1 और 1 2। और आपको अभी चैप्टर की थियोरी में मैं सबसे पहले पढ़ा के हटी हूँ कि जो बाहर है वही आयोनाइज होगा, अंदर वाला आयोनाइज नहीं होगा। अब इतना तो सब जानते हैं, 3Cl है तो 3Cl नेगेटिव आएगा, तो 3 नेगेटिव है तो 3 प्लस हो जाएगा। बताओ, ये तो बेटे बहुत बार रिपीट हो गया। पता लग गया आपको कि नहीं? यस मैम लग गया पता। ठीक है जी। अब आप देखो, जो डेल्टा TF है जो कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होता है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स होता है, चाहे आयंस हो चाहे मॉलिक्यूल्स हो कुछ भी हो। तो अगर डेल्टा TF कैलकुलेट किया जाए कि डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किस में आएगा। ठीक है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, तो सबसे ज्यादा आएगा 1 के लिए क्योंकि इसमें 4 आयन है, फिर सेकंड के लिए, फिर थर्ड के लिए, और फिर फोर्थ के लिए। या मैंने ABC लिखा है, ABC लिखा है। A, B, C and D, तो दैट इज अ एक्चुअली ऑर्डर जो आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर है। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब क्वेश्चन पेपर में ये आया था कि उसने पूछा था फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, और बच्चे बिना सोचे बिना पढ़े ABCD ऑर्डर लगाया है। फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा था, और फ्रीजिंग पॉइंट कोई कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो आप देखो कि जो डेल्टा TF होता है वो क्या होता है, वो TF नॉट माइनस TF होता है, Yes. मतलब प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन का कम होता है। तो अगर मुझे TF निकालना है, इधर रख लें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, TF नॉट Minus delta. माइनस माइनस डेल्टा। डेल्टा TF। जितना डेल्टा TF ज्यादा होगा उतना TF कम होगा। Yes, ma'am. ठीक है, आप सीधी सी बात करो ना, जितना डिप्रेशन ज्यादा है उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम है Yes, ना। ma'am. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जितना ज्यादा होता रहेगा उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम है। तो अगर पेपर में फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछे तो ये ऑर्डर आना है। ध्यान रखना है, पेपर में फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। करेक्ट? So that was a second measurement, cryoscopic measurement. The third is the conductance measurement. कंडक्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है बेटे? Resistivity. रेजिस्टिविटी। अब ऐसा नहीं बोलना, वो तो ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने सीख लिया। कंडक्टेंस एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ द आयंस के, और दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोबिलिटी ऑफ द आयंस के। ठीक है, कैसी मोबिलिटी है आयंस की, तो और कितने आयंस है, दैट इज एक्चुअली गिविंग अस द कंडक्टेंस। ठीक है, अब बहुत सीधी सी बात है। अब आयन तो मैं पिछली स्लाइड पे निकाल चुकी हूँ। तो अगर A है आपका ये, B है ये, C है ये, और D है ये। तो इस वाले केस में कंडक्टेंस नंबर ऑफ आयन पे डिपेंड करती है, तो नंबर ऑफ द आयंस तो सबको पता है कि A में Yes, मैक्सिमम है ma'am. और यहाँ पे मिनिमम है। Yes, ma'am.
सबसे ज्यादा कंडक्टेंस ए की होगी और मिनिमम किसकी होगी, डी की। डी की। तो ये कंडक्टेंस मेजरमेंट है। तो ये कुछ पॉइंट हैं, बाकी डिफरेंट कलर भी आप लिख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर, ठीक है। और ये भी शो क्या करता है कि आपके पास डिफरेंट आयन फॉर्म होते हैं, मतलब अंदर बाहर अलग अलग है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो उसने अपनी थ्योरी के लिए सपोर्ट में दिए थे। तो सारी एक्सप्लेनेशन आपको थ्योरी की करा दी है, एविडेंस भी करा दिए हैं, एक्सपेरिमेंटल वर्क भी करवा दिया है, पोस्टुलेट भी करवा दिया है। नाउ आई कैन होप कि आप इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो लगा पाओगे। Yes, ma'am. यस मैम। Ma'am. ओके जी, तो अब उसके बाद है नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब टर्म्स क्या क्या हैं इसमें यूज होने वाली। सबसे पहली टर्म इसमें यूज होती है सेंट्रल मेटल एटम और ऑब्लिक आयन। देखो यहाँ पे ना मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक बात आपको बता दूं, ये जो आपके पास मेटल होता है ना, मेटल के पास होता है एम्प्टी और वाइटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेटल के पास एम्प्टी और वाइटल होता है, और एम्प्टी और वाइटल है तो हम मेटल को एक और नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, या हम इसको एक और नाम देते हैं लुईस एसिड। ठीक है, ये आप ऑर्गेनिक में सीख चुके हो। और जो आपके पास एल है विच इज कॉल्ड एज अ लीगेंड, लीगेंड के पास होते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम इसको बोलते हैं लुईस बेस। ठीक है, अब तो इनमें जो बॉन्ड बनता है वो बनता है डेटिव बॉन्ड, जिसको तुम केमिस्ट्री में बोलते हो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, और ये स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम की क्या डेफिनेशन होगी, इट इज द एटम ऑब्लिक आयन, और बेसिकली क्या है, कैटायन, हैविंग एम्प्टी ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट lone pair of electrons from the ligands। ठीक है, और उसके बाद है आपके पास लीगेंड। लीगेंड ये स्पीशीज है जिसके पास लॉन पेयर होता है। इट इज ईदर न्यूट्रल or negatively charged ion having lone pair of electrons, having नहीं लिख सकते, क्यों, कईयों के पास होते हैं भाई, देते नहीं, जरूरी थोड़ा हर अमीर बंदा चैरिटी करता ही करता है। that donate lone pair of electrons in the empty orbital of metal। ठीक है, जो एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, वो लीगेंड से आते हैं, और ये होता है सेंट्रल मेटल। आप इसको नोट करो एंड गिव मी 1 मिनट। अगली हम कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। Yes, ma'am.
नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स और द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इट इज अ स्क्वायर ब्रैकेट। It is a square bracket in which the ligands are directly bonded to the central metal atom with the dative bond or the coordination covalent bond, coordinate covalent bond. उसके बाद है आयोनाइजेशन स्फीयर। अब आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है? The outside portion या outer sphere which contain, ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट होगा ना, which contain the non ionizable part of the complex. Ionizable part of the complex. एक है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कितने डोनर एटम डोनेट कर रहे हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को, कितने उसके साथ डायरेक्टली जुड़े हैं। अब इसमें नंबर ऑफ लीगेंड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कई बार एक लीगेंड दो तरह से इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, दो डोनर एटम से। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? इट इज द नंबर ऑफ डोनर एटम्स that are directly bonded with the central metal atom. सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने डायरेक्टली जुड़े हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। बाकी जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है या जो आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मैम मैम प्रीवियस स्लाइड करेंगे। डन मैम। बस बेटा डन, या अगला स्लाइड कर लूं कि नहीं? यस मैम। यस मैम कर लो। तो बोलोगे तभी तो हम करेंगे भाई, ऐसे कैसे पता लगाएं? मैम बोला था हमने।
एक्चुअली ना जो आप बोल रहे हो ना तुम, तुम्हारी तो बहुत फीबल है, वॉइस बहुत कम आ रही है बेटे। ऐसा लग रहा है तुम बहुत दूर बैठी हो, वैसे तो दूर ही बैठी हो बट फिर भी आवाज भी बहुत दूर से आ रही है, आ नहीं रही है, ऐसा लगता है लैपटॉप से दूर हो। कॉम्प्लेक्स और द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये बेटा जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, ये कुछ भी हो सकता है। मैं कुछ भी से मेरा मतलब क्या है, ये कैटायन भी हो सकता है, ये एनायन भी हो सकता है, और ये न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो लिखी हुई है। कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स जैसे ये, ऐसे आ जाए। अब ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होगा, जैसे ये +4 होगा, ये -4 होगा, तो ये ऐसे हो सकता है। न्यूट्रल भी हो सकता है, और न्यूट्रल कैसे होगा, ये ये न्यूट्रल भी हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसी भी तरीके का हो सकता है, कैटायनिक, एनायनिक या न्यूट्रल। तो ये इसकी टर्मिनोलॉजी है। आई होप आप सबको ये समझ में आ गई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। Yes, ma'am. आज मैं आगे नहीं कराऊंगी, इसी का क्वेश्चन करा देती हूँ, बिकॉज उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि जो आपकी इंट्रोडक्शन है और वर्नर्स थ्योरी है, और अगर आपको वर्नर्स थ्योरी और इंट्रोडक्शन नहीं आती ना, आप इस चैप्टर में आगे नहीं चल सकते। आपको पता ही नहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, तो फिर काम नहीं हो सकता आपका। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके, तब तक मैं आपको पहले से स्लाइड दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि हमने किया क्या था। चलिए, जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द वर्नर्स प्रॉब्लम है ये, वर्नर्स थ्योरी प्रॉब्लम्स। आप इनके कॉम्प्लेक्स बना के बताओ मुझे।
complex primary valencies, secondary valencies, and all that you have to do. I'm giving you 2 minutes. Yes, received one answer in the chat box, but that is not correct. हाँ जी, फर्स्ट का आंसर कौन बताएगा? कौन कॉम्प्लेक्स बनवाएगा इससे? चैट बॉक्स में नहीं, अनम्यूट करके बोलो. +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है प्लेटिनम. Yes. Pt, NH3 6 and Cl4. Primary 6, primary 4, 4. secondary 6, and everywhere this is true. Satisfied by the 6 ammonia? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Second वाला. Pt, PT, NH3 5, 5, Cl3. CL. Pt, PT, NH3 4, NH4, Cl2, Cl2, और Cl2. Pt, NH3, NH3 thrice, Cl3, Cl thrice, and और Cl. Cl. Hypothetical. NH3 twice, Cl4. Cl4. वैलेंसी सेम, बस यहाँ पे satisfied by both बस उतना काम करना. Yes, ma'am. किस बच्चे के सारे सही हैं? Yes, ma'am. Then मेरे सही है. चलो, जिसके सही है उसका मतलब है उसको समझ में आ गया. This is good. In the next class we will start with the UPAC naming and of the coordination complexes, and then the nature type of the ligands. Okay, so this is all for today. Rest will continue in the next class. We'll upload the lecture and you are needed to read it, revise it. Yes, Okay, ma'am. ma'am. Yes, Good evening, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Good Rita. evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Thank you to all of you too.